गुना में देवऋषि नारद के जीवन चरित्र को समझने की जरूरत है। उन्हें कलह प्रिय और विदूषक के रूप में स्थापित करने में बॉलीवुड की बड़ी भूमिका है, जिसने नारद के चरित्र सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया है। यही नहीं, गूगल पर आज भी देवऋषि नारद को युद्ध कराने वाले और विदूषक के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। उक्त आशय को रहस्योद्घाटन आज दोपहर में आज जिला मुख्यालय पर आयोजित संगोष्ठी के दौरान आज कवि और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के मध्य भारत प्रांत महामंत्री आशुतोष शर्मा ने किया। वे स्वयं नाथूलाल जैन कल्याण न्यास के तत्वाधान में देवऋषि नारद की जयंती पर आयोजित संगोष्ठी को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे हैं। शहर के एक होटल में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने नारद के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उनकी छवि को भारत में नुकसान पहुंचाने में बॉलीवुड की बड़ी भूमिका है, जिसने वर्ष 1970-80 के दशक में आई फिल्मों के माध्यम से देवऋषि नारद को कलह प्रिय और युद्ध करने वाले के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया को आरएसएस के 5 आयामों से परिचित कराते हुए कहा कि पत्रकारों को पर्यावरण और नागरिक शिष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी कार्य करना चाहिए। संगोष्ठी की अध्यक्षता न्यास के अध्यक्ष आंशिक कुशवाहा की। इसके पूर्व संगोष्ठी का व शुभारंभ अतिथियों द्वारा देवऋषि नारद के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया गया। अतिथियों में स्वागत राजकुमार रजक, विवेक श्रीवास्तव और शैलेंद्र पाठक ने किया। कार्यक्रम का संचालन ज्ञानेश पाठको किया और अंत में आभार सौरभ पराशर ने माना। इस दौरान मीडिया कर्मियों के साथ ही अनेक गणमान्य नागरिकों ने भी संगोष्ठी में हिस्सा लिया। उस मंत्र को उद्धृत करने और मानने वाले लोग थे, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि महाभारत काल के बाद से इस देश में जो विकृतियां बढ़ती चली गई, उसकी वजह से आज ये सारी समस्याएं हमें भोगनी और देखने को पड़ रही हैं। क्यों नहीं हम लोग स्व का जागरण कर पाते? क्यों नहीं हम स्वदेशी की बात कर पाते? क्यों नहीं हम स्वधर्म की बात कर पाते? क्यों नहीं हम स्वभाषा की बात कर पाते? और क्यों नहीं हम नैतिक कर्तव्यों की बात कर पाते? आज लाल लाइट है, हम रुकना भी पसंद नहीं करते। ये नैतिक दायित्व, नैतिक कर्तव्य नहीं है, ये 5 केवल बिंदु हैं। इन पर अगर हम लोगों की दृष्टि चली गई और हमने निष्पक्ष होकर के लिखना प्रारंभ कर दिया, समझाने की दिशा में एक कदम बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तो मुझे लगता है कई सारी समस्याएं समाधित हो जाएंगी। मैं पत्रकारों की कुछ बातें बताता हूं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 11 और 9 को हमला हुआ अमेरिका में। केवल हमने एक जहाज जाते हुए देखा और उसके बाद में वहां की मीडिया ने कुछ भी नहीं दिखाया, और वहां की मीडिया ने एक स्वर में कहा कि जब इस हमले में सऊदी अरब के सबूत मिले हैं तो सऊदी अरब पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा। पूरी मीडिया ने एक स्वर में एक साथ ये मांग उठाई, लेकिन कल्पना कीजिए जब ताज होटल पर हमला हुआ तब मीडिया क्या कर रही थी? जो पाकिस्तान के आतंकवादियों और पाकिस्तान समर्थित दूत जो इस देश में आए थे हमला करने के लिए, उन लोगों को लाइव चला करके, जो पाक अधिकृत कश्मीर में और पाकिस्तान में लोग जो बैठे थे उनको लाइव चला करके बता रहे थे कि सेना क्या कर रही है, हमारी आर्मी क्या कर रही है, हमारी पुलिस क्या कर रही है। और उस घटना के बाद में मीडिया के समक्ष प्रश्न उछालता हूं, उस मीडिया के द्वारा उस आतंकवादी को तो महिमा मंडित किया गया, उसका नाम लेना भी मैं पाप समझता हूं, लेकिन उस आतंकवादी को पकड़ने वाले तुकाराम ओंबले के बारे में कितने पत्रकारों ने बताया? जरा दिल पर हाथ रख के सोचिए। वो तुकाराम ओंबले जिसने छाती पर गोलियां खाई, लेकिन उसने उस आतंकवादी को छोड़ा नहीं। उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि मीडिया ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए तत्कालीन सरकार ने उसको जेल में बिरयानी खिलाई। ये सार्थकता, ये निष्पक्षता, ये दृढ़ता, ये निर्भीकता पैदा करने का साहस अगर कोई देता है तो वो लोकतंत्र का आत्मा, वो ये पत्रकारिता और पत्रकारगण ही देते हैं। अमेरिका में जब मीडिया निरंकुश हो गई तो वहां पर एक आयोग बना जिसे हर्चिल्स आयोग कहते हैं, और हर्चिल्स आयोग में ये कहा गया कि व्यक्ति के कल्याण से अधिक समाज और राष्ट्र के कल्याण को मूल में रख करके चलना होगा, तब परिवर्तन दिखेगा। इसी कड़ी में एक घटना और जोड़ता हूं। एक गांव में एक संत आए। संत से उस बच्चे ने पूछा कि महात्मा जी बताइए कि मेरे गांव में परिवर्तन कब आएगा? तो संत ने पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए बच्चे से कहा, इस पहाड़ी पर जो चेहरा अंकित दिखता है, ये जब आएगा तब गांव में परिवर्तन आएगा।
बच्चा प्रतिदिन जाता था, पहाड़ी पर देखता था, उस चेहरे को देखता था, खोजबीन करता था, पर उसे उस चेहरे जैसा कोई नहीं दिखा। थोड़ा बड़ा हुआ तो एक बच्चे ने उससे कहा, अरे तेरा चेहरा तो हूबहू पहाड़ी पे अंकित चेहरे जैसा दिखता है। तत्काल उस बच्चे को समझ में आ गया कि स्वयं से ही परिवर्तन संभव है, किसी और के माध्यम से परिवर्तन नहीं हो सकता। आज हम सब लोग बड़ी बड़ी बातें करें, यहाँ पर विषयों को रखें, लेकिन मुझे लगता नहीं है जब तक हम लोग स्वयं से प्रारंभ करेंगे तब कुछ ज्यादा हो पाएगा। एक और उदाहरण, एक और घटना आपको बताता हूँ, रोमांचकारी है, आपको रोमांच कर देगी, क्योंकि यहाँ पे सारे राष्ट्रवादी लोग एकत्रित हैं, राष्ट्र की प्रति चिंतन मनन करने वाले लोग हैं। एक प्रयागराज, इलाहाबाद जिसे कहते थे, प्रयागराज वर्तमान में हो गया, वहां से एक समाचार पत्र निकलता था, उसका नाम था स्वराज्य, जिसके संपादकों 9 संपादकों को स्वतंत्रता से पूर्व सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। और उस समाचार पत्र में एक विज्ञापन मिलता है कि संपादक हेतु योग्य नौजवानों की, पुरुषों की आवश्यकता है। पारिश्रमिक 2 सूखी रोटी और 1 गिलास पानी, और संपादकीय लिखने वाले को 10 वर्ष का सश्रम कारावास। मजेदार बात देखिए, उस कार्यालय के बाहर नौजवानों की लाइन लगी होती थी। यह साम्राज्यवाद के विरुद्ध, यह पत्रकारों की और यह पत्रकारिता का उद्देश्य साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष और एकजुट करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। क्यों जय हिंद समाचार पत्र निकाला गया, क्यों केसरी समाचार पत्र निकाला गया, क्यों महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र निकाला, और क्यों जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड निकाला? इनके पीछे का मूल उद्देश्य ये था, समाज में जन जागृति, समाज को एकजुट करना। राजा राम मोहन राय ने जब अपनी भाभी को विधवा होते हुए और सती होते हुए देखा तो उन्होंने कलम उठाई और जन जागृति के लिए लिखना प्रारंभ किया। ऐसी जन जागृति आई कि उसके बाद में अंग्रेजों को घुटने टेक करके सती प्रथा पर रोक लगानी पड़ी। ये होती है पत्रकारों की सामर्थ्य, ये होती है पत्रकारों की शक्ति, जिसे हम लोग भूल चुके हैं। आज की तारीख में पत्रकारों की स्थिति क्या है? हम लोग खंड खंड बिखरे हैं। जब हम देखते हैं कि ब्रिटेन में